हेलो डियर स्टूडेंट्स। और पिछले जो हमने धारावाहिक में क्या देखा था, हीट ऑफ कम्बशन के प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ कम्बशन, इंथैल्पी ऑफ कम्बशन। उसके बाद हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन की बातें भी करी थी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, सब्लिमेशन, देन क्या था आपका ट्रांजिशन वाला था, देन आपने किसकी बात करी थी, वेपोरेशन की बात करी थी। उससे पहले क्या आया था, फ्यूजन की बात करी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी छोटे छोटे थे, उसकी बात करी थी। फिर इंपॉर्टेंट आया था आपका हीट ऑफ कंबशन, उस पर न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की जो आपके थर्ड थर्मोडायनामिक्स में आपको हेल्प करेगा। दैट इज कॉल्ड हेसेस लॉस। किसकी? हेसेस लॉ। हेसेस लॉ, ठीक है, वेरी सिंपल लॉ है। और इंथैल्पी की बात इससे क्या है कि इंथैल्पी की बात हमने कही, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है। तो हेसिस लॉ क्या है और इंथैल्पी का यूज़ कैसे करेंगे, इसकी बातें हम करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही बच्चा वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसका बोलना है कि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी है। तो इसका क्या होगा, इंथैल्पी होगा डेल्टा एच। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी डेल्टा एच, ठीक है। और इंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी आपको पता है, दिस इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब, स्टेट फंक्शन का मतलब कि ये जो बंदा है, ये जो डेल्टा एच है, वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। किस प्रोसेस में गया है, कौन से पाथ पे गया है, इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या एक स्टेट फंक्शन है। तो हेसिस लॉ का कहना है कि अगर आप जो रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में कर रहे हो या सिंगल स्टेप में कर रहे हो, एंथैल्पी रिमेन्स सेम, ठीक है। क्या होगा, एंथैल्पी सेम ही रहेगा। क्या सेम रहेगा? मान लीजिए आप ए से बी जा रहे हैं, मान लीजिए आपका मन किया आप ए से चले गए सी, सी से चले गए डी, डी से चले गए ई, ई से चले गए आप ई से, चलो कोई ना, ई से वापस आ जाते हैं, ई से आप वापस बी पे आए। तो मान लीजिए इसके लिए था, इस प्रोसेस के लिए इंथैल्पी था डेल्टा एच वन, इस इंथैल्पी के लिए था डेल्टा एच टू, इसके लिए था डेल्टा एच थ्री, और इसके लिए था डेल्टा एच फोर, ठीक है। तो क्या है, प्रोसेस यहाँ से ए से बी के पास जाए या प्रोसेस ऐसे घूम के ए से बी पे जाए, तो एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। अब मान लीजिए कि आपका ये रिएक्शन को हम लिखते हैं, रिएक्शन को बेसिक बच्चे के तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ए से बी पाने के लिए क्या कर सकते हो, रिएक्शन ए टू सी जाएगा, देन रिएक्शन कैन गो टू सी टू डी, then reaction are going to D to E, और रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, E2 वापस B आ रहा है, E2 वापस B आ रहा है, ओके, इसे वापस B आ रहा है। तो इस रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए, A to B को प्राप्त करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, रिएक्शन, सारे रिएक्शन को जोड़ दीजिए। तो अगर आप सारे रिएक्शन को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए क्या है, डेल्टा H1 है, इसके लिए डेल्टा H2 है, इसके लिए डेल्टा H3 है, इसके लिए डेल्टा H4 है, ठीक है। अब इसको C से C गया, D से D गया, E से E गया, तो यू आर गेटिंग A to B, ठीक है। एंड दिस इज डेल्टा H। तो E से B जाने के लिए क्या हो गया है आपका, इन सबको जोड़ना पड़ रहा है। सो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H, ठीक है। तो सब क्या बोलते हैं, हेसेस लॉ ऑफ समेशन भी बोल सकते हो। तो क्या समझ में आ रहा है, हेसेस लॉ का कहना है कि आपका रिएक्शन ए से बी जा रहा है और ये डिपेंड कर रहा है स्टेट फंक्शन ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होने के कारण प्रोसेस कुछ भी हो, डिफरेंट स्टेप्स में हो, पर एंथैल्पी चेंज पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या सेम हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ए से बी के लिए अगर एंथैल्पी डेल्टा एच है, तो चाहे ये सिंगल स्टेप में पहुंचे, चाहे दुनिया घूम के, न्यूयॉर्क घूम के, लंदन घूम के वापस आ जाए आपके मुंबई में, ठीक है, तो बातें कुछ भी हो, आपका जो है इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन ए टू बी रिमेन्स सेम, ठीक। इसको आप लिखिए, सारे लोग इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whether the process is carried out in a single step, whether the process is carried out in a single step or in number of steps, the enthalpy change will be
the enthalpy change will be the same for the process. The enthalpy change will be the same for the process. अब क्या है ना कि इस हेसेस लॉ का डिफरेंट आपके पास उसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत है। तो पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या है, पहला हम बात करते हैं इन कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, सो प्रॉब्लम लिखेंगे, प्रॉब्लम के साथ ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्रॉब्लम लिखिए, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, heat of combustion of ethyl alcohol is 325 kilocalorie. Heat of combustion of ethyl alcohol is 325 kilocalorie and that of acetic acid is 209 kilocalorie. 209 kilocalorie. Calculate the heat evolved in following reaction. Reaction क्या है? C2H5OH plus O2 giving you CH3 COOH plus H2O. ओके, सो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या हीट इवॉल्व फॉर दिस पार्टिकुलर रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे सारे लोग। ओके, सो हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डाटा गिवन है तो डाटा के अनुसार रिएक्शन लिखते हैं। ये दिस इज इथाइल अल्कोहल है, सो इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका हीट ऑफ कंबशन याद कीजिए। हीट ऑफ कंबशन के लिए क्या होना चाहिए? एज ए फ्यूल ट्रीट करेंगे, और वो क्या होगा, फ्यूल ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और प्रोडक्ट बनेगा CO2 और H2O। सो आपका ये एज ए फ्यूल ट्रीट किया गया और आपने इसमें क्या बनाया, CO2 प्लस H2O बनाया। रिएक्शन थोड़ा बैलेंस करते हैं, 2 कार्बन तो 2 हियर, 5 + 1 6 हाइड्रोजन तो 3 हियर, टोटल हो गए 4 + 3 7/2, करेक्ट। सो दिस इज गिवन डेल्टा H1, इसको लिखते हैं डेल्टा H1 लिख लेते हैं। डेल्टा H1 is given as, can we find the value, heat of combustion of ethyl alcohol is 325 kilocalorie. So this is 325 kilocalorie, correct? नहीं लिख रहा, sorry, I'll write it down. So this is delta H1, this is 325, correct? 325 kilocalorie. Okay. Similarly, आपके पास और क्या है, CH3COOH, इसका भी आपको हीट ऑफ कंबशन गिवन है। तो हीट ऑफ कंबशन गिवन है तो कंबशन रिएक्शन लिखते हैं। कंबशन रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और बनता है CO2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कीजिए, 1 + 1 2 है तो लिख दिया 2। फिर क्या है, 2 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा बताइए, 3 + 1 4 है, सो 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 4 + 2 6 -2, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया है, ये बैलेंस हो गया है। चलिए थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार चक्कर देख लेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं। डेल्टा H2 क्या गिवन है, डेल्टा H2 गिवन है 209 किलोकैलोरी। डेल्टा H2 है 209 किलोकैलोरी। ठीक, तो अब एक बार तो फिर से क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक कर लेंगे तो क्या होगा, क्या सब कुछ बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है क्या? इनका देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, फाइन। हाइड्रोजन है, फाइन। ऑक्सीजन कितना है, 2 + 2 4 + 3 7 एंड दिस इज 7, ओह सॉरी रियली सॉरी, दिस इज 3 ना, यहाँ भी देखा है हमने, भूल गए 3। ओके, चलिए अब क्या है, दिस इज कॉल्ड हेसेस लॉ। हेसेस लॉ के लिए क्या है, आपको किसी तरीके से ये रिएक्शन पता करना है, इस रिएक्शन को पता करना है यूजिंग दिस टू रिएक्शन। ठीक है, यूजिंग दिस टू रिएक्शन, तो आपको किसी तरीके से इसी का तो आपको क्या बनाना है, हीट ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन की हेल्प से इसको हम कैसे पता करेंगे, आपको मैंने बताया था कब,
जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे तो क्या बताया था कि हीट क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उसमें आपको किसी न किसी तरीके से रीअरेंज करके रिएक्शन को घुमाना है, मल्टीप्लाई करना है, किसी न किसी तरीके से आपको ये मेन रिएक्शन लाना होता है और उसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। अल्कोहल जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इस रिएक्शन को देखा, अल्कोहल लेफ्ट हैंड साइड है, क्लियर है। 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, बहुत अच्छी बात है। तो इस रिएक्शन को कुछ नहीं करना है, गुड। फिर हम देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन की ज़्यादा बात करनी नहीं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही जाता है। फिर हमारा मेन मुख्य प्रोडक्ट है आपका एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को खोजा, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे देखा एसिटिक एसिड मिल गया, पर ये हमारे राइट हैंड साइड ना होकर लेफ्ट हैंड साइड है और इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड है। तो इसको किसी न किसी तरह घुमा के इधर डालना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। क्या ये 1 मोल है? हाँ, ये 1 मोल है। तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है। तो हमें आइडिया लग गया कि इस रिएक्शन को एज इट इज रख देते हैं, 1 को एज इट इज रखते हैं और 2 को क्या घुमा रहे हैं, 2 को घुमा रहे हैं, यानी कि 2 को नथिंग बट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1 - 2 हो रहा है, 1 - 2 करते हैं तो आपका थर्ड रिएक्शन दैट इज द फर्स्ट, आपका जो मेन रिएक्शन है वो आ रहा है। तो क्या बताया था कि आप कुछ भी कीजिए, इसका एंथैल्पी इसके प्रोसेस के एंथैल्पी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये जिसका जो एंथैल्पी होगा इस जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके बराबर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 - 2 कर रहे हैं। तो 1 का एंथैल्पी क्या है, डेल्टा H1 है। सो डेल्टा H1 माइनस ऑफ डेल्टा H2 विल गिव यू द एंथैल्पी ऑफ दिस वन, और ये पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 325 माइनस ऑफ 209। सो this is coming to be 611 किलो कैलोरी। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl6 एनहाइड्रस AlCl6 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। मैं डाटा आपको देता हूं जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था। प्रोसेस सेम। आपको किसी न किसी तरीके से मेन रिएक्शन पता करना होता है और उसके बाद आप एंथैल्पी को देखोगे, ठीक। सो क्या है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रॉब्लम लिखेंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो अगला प्रॉब्लम है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस Al2Cl6 from the following data. So aluminium solid plus 3HCl, aluminium solid plus 3HCl, पहला रिएक्शन है aluminium solid plus 3HCl, क्या दे रहा है आपको, Al2, this is aqueous, Al2Cl6 dot 3H2 delta H1, this value given, I'll write, that is -244 kilocalorie. Okay, -244 kilocalorie. Then reaction number 2, H2 gas plus Cl2 gas giving you 2HCl gas, and this is delta H2 given. Okay, so ये दूसरा रिएक्शन है। Then HCl gas plus aqueous, this is -44 kilocalorie, -44 kilocalorie. Then तीसरा है HCl gas plus aqueous, this is HCl aqueous, and the fourth one Al2Cl6 solid plus aqueous, Al2Cl6 aqueous, and this is delta H3 and this is a delta H4. Let me write the values.
This is minus 17.5 kilocalorie and minus 17.5 kilocalorie and minus 153.7 kilocalorie. Okay, so question फिर से देखेंगे. Calculate heat of formation of anhydrous Al2Cl6. Calculate heat of formation of anhydrous Al2Cl6 from the following data. This data from the following data. तो सिंपल सी बात है कि आपको एनहाइड्रस Al2Cl6 बनाना है. सो आपको Al2Cl6 सॉलिड बनाना है. तो ये कैसे बनेगा? Al2 सॉलिड, सॉरी एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस क्या है, क्लोरीन गैस, इससे बनता है. रिएक्शन बैलेंस कीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3. तो आपको क्या है, किसी न किसी तरीके से ये रिएक्शन पता करना है. कहां से? इन चारों रिएक्शन की हेल्प से. ठीक है, ठीक है. तो जो आपको इसका एंथैल्पी निकालना है, तो इसका एंथैल्पी क्या हो जाएगा? हेसेस लॉ बोलता है कि इसका एंथैल्पी वही होगा जो आप डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के आ जाओ. तो रिएक्शन सेम है. आप यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, फिर यहां आ जाओगे, घुमा फिर आपके रिएक्शन तो यही आने वाला है. तो क्या हेसेस लॉ बोलता है कि एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज सेम फॉर द मल्टीपल स्टेप्स. आप सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन आ जाओ, एंथैल्पी इज दिस वन. ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन में जाओ तो एंथैल्पी जो उसका जो क्यूमुलेटिव एंथैल्पी जो रिजल्टेंट एंथैल्पी होगा वो सेम होगा. ठीक है, तो वही बात करना चाह रहा है. तो आपको किसी तरीके से ये रिएक्शन लाना है. रिएक्शन कैसे लाएंगे थोड़ा सा ध्यान देखते हैं. आपको क्या है, सेम आपके पास एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है. आपको पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए. तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये 2 है और क्या है, 2 है, करेक्ट. क्लोरीन कितना होना चाहिए? क्लोरीन आपका क्या है, आई थिंक दिस इज बैलेंस, नो यहाँ पे 6 होना चाहिए ना, सॉरी 6. ओके, रिएक्शन बैलेंस है. तो पहले रिएक्शन को एज इट इज लिख सकते हैं. पहले रिएक्शन को एज इट इज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओके, सो पहले रिएक्शन को आप आराम से एज इट इज लिख सकते हो. 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे है. हमको पहले इसको देखना है, क्या हमें 2 एल्यूमिनियम मिल रहा है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, हाँ ये है. तो पहला रिएक्शन को एज इट इज लिख सकते हैं. क्लियर है? ओके. क्लोरीन चाहिए, मुझे क्लोरीन चाहिए. क्लोरीन आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. और क्लोरीन कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए. तो इसमें क्लोरीन नहीं दिख रहा, इसमें क्लोरीन नहीं दिख रहा, इसमें क्लोरीन है. क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है? जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड है. यहाँ पे 6 चाहिए, कितने हैं? 2 है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस पूरे रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 × 2 6, करेक्ट. सो 3 से मल्टीप्लाई, पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 6 HCl हो जाएगा. ओके, चलिए. तो हमारा क्या है, हमें एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम मिल गया, हमें 3 क्लोरीन 3 × 2 6 क्लोरीन मिल गया. हमें अब Al2Cl6 सॉलिड चाहिए. यहाँ पे है क्या? नहीं है. यहाँ पे है क्या? नहीं है. यहाँ पे है क्या? नहीं है. हाँ जी, यहाँ पे दिख रहा है Al2Cl6 सॉलिड, बट ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है. हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में, यानी इस रिएक्शन को घुमाना पड़ेगा, यानी इस रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे हमें 1 मोल चाहिए, यहाँ भी 1 मोल है, तो मल्टीप्लाई करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम क्या करेंगे, पहला रिएक्शन को एज इट इज उठाना था, एज इट इज उठाया. दूसरा रिएक्शन प्लस प्लस, करेक्ट, प्लस प्लस यानी कि Al+Cl2. सो प्लस दूसरे रिएक्शन को उठाया, पर दूसरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो मल्टीप्लाई 3. अब आपको क्या है, या क्या आपको कहीं पे HCl दिख रहा है? जी HCl तो है नहीं, यानी HCl का काम नहीं है, तो इस HCl को भगाना पड़ेगा. तो आप देखो क्या है, यहाँ पे 6 HCl हैं, यहाँ पे आपके क्या हो जा रहा है, गैस है. तो ये गैस है, खत्म हो जाएगा. तो इसको, इस पूरे रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 HCl 6 HCl कैंसिल हो जाएगा. 6 यहाँ पे 6 पूरे रिएक्शन को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ से 6 आ रहा है और यहाँ 6 HCl है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो सिंपल सी बात है कि आपको जो रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन, आपको थर्ड रिएक्शन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है. और क्या है, इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है, या तो रिवर्स कीजिए,
या सीधा सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो रिएक्शन नंबर 4 को आपने सब्सट्रैक्ट किया है। जो रिएक्शन के साथ किया है वो एंथैल्पी के साथ हो जाएगा। तो पहला एंथैल्पी डेल्टा H1 ऐसे आ जाएगा, दूसरा एंथैल्पी में दूसरा जो एंथैल्पी था आपका डेल्टा H2 है, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद 3। तीसरा एंथैल्पी क्या है, डेल्टा H3 है, दैट विल मल्टीप्लाई विद 6। और चौथा एंथैल्पी है डेल्टा H4, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और दिस विल गिव यू रिजल्टेंट, दैट इज द डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप आराम से प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, सारे रिएक्शन को ऐड ही तो किया है, ऐड। अब चाहो तो कोई से ऐड का सब्ट्रैक्ट किया, तो लो भैया आप बोल रहे हो तो मैं ये कर देता हूं, सारे रिएक्शन को क्या इसको घुमा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा H4 हो जाएगा, उसको ऐड कर दीजिए, तो क्या है समीशन ही तो हो गया, समीशन ही तो हो गया ना। तो वही तो दिमाग घुमाने वाली बात है। ओके, तो आपने एग्जैक्टली समीशन ही कर, हेसेस लॉ ने क्या बोला था कि चाहे आप इस रिएक्शन को लिखिए, इस रिएक्शन को लिखिए, या सारे रिएक्शन को ऐड करके, डिफरेंट प्रोसेस में जा रहे हैं, सारे रिएक्शन को ऐड करके लिखिए, आपका जो रिजल्टेंट एंथैल्पी होगा वो दोनों प्रोसेस में, चाहे सिंगल स्टेप में चाहे मल्टीपल स्टेप में, सेम आना चाहिए। जो आपका एंथैल्पी होता है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, इसलिए ऐसी बातें हो रही है। ठीक है, तो ये हेसेस लॉ का कहना है। अभी हमने किसकी बातें की, अभी हमने किसके आधार पर, डिफरेंट प्रोसेस के आधार पर देखा। अब हम देखते हैं एक अगला प्रश्न जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, वो क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे। ठीक है, तो इसको आप आराम से नोट कीजिए, इसको भी आप आराम से नोट कीजिए।